जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर हमने सिवाना का जो दूसरा शाखा है उसकी चर्चा कर ली थी। और मोटा राजा उदय सिंह वर्सेस कल्ला राय मलोट, दोनों के मध्य युद्ध भी हो गया था। मोटा राजा उदय सिंह जीत गया था। और जो कल्ला राय मलोट है उसने केसरिया कर लिया था। भानकवर के द्वारा जौहर किया गया था। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। दो तीन बातें रह गई थी कल्ला राय मलोट से संबंधित, उसकी मैं चर्चा आज कर देता हूँ। फिर हम जो एक नया राजा है सुर सिंह, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो कल्ला रायमल की ये कि कल्ला रायमल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी मृत्यु से पहले अपने मरसिए लिखवा लिए थे। अब आप सोच रहे होंगे मरसिए क्या होता है। तो मरसिए वो होते हैं, एक मरसिए राजा की युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होने के बाद में उसकी वीरता का बखान करने के लिए दोहे लिखे जाते हैं, उसे हम मरसिए कहते हैं। परंतु जो कल्ला रायमल होते उसने तो जीते जी अपने मरसिए लिखवा लिए थे। और लिखवाए किससे थे? तो पृथ्वीराज राठौड़ से। कौन पृथ्वीराज राठौड़? यही जो मोटा राजा सिंह इसी का बेटा पृथ्वीराज राठौड़, इससे क्या लिखवा लेते अपने मरसिए लिखवा लेते। पहली बात तो ये उतार लो, नोट डाउन कर लो कि भाई कल्ला रायमल एकमात्र राजा था। एक बार लिखो इसको। राजा या सामंत सिवाना का जिसने जीते जी अपने मरसिए लिखवाए थे। अपने मरसिए लिखवाए। थोड़ा सा हल्का चल रहा है मार्कर, मैं इसमें डाल देता हूँ, तब तक आप ये चीज लिखो। ठीक है दोस्तों। और लिखवाए किससे थे? तो पृथ्वीराज राठौड़ से। किससे लिखवाए थे? तो पृथ्वीराज राठौड़। ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है जिसने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। और उसके अंदर मारवाड़ का जो शासक था प्रताप, उसको पाथल कह रहा था, उसको पिथल कह रहा था। पाथल पिथल के जो संवाद है पात्र है वो इसी के द्वारा लिखे हैं। पृथ्वीराज राठौड़ वही है। तो इससे क्या क्या रायमल ने अपने मरसिए लिखवा दिए थे। मरसिए क्या होता है कि भाई युद्ध में राजा की युद्ध में मृत्यु के बाद वीरता प्रदर्शित करने के लिए वीरता में लिखे दो वीरता में लिखे दो है। फिर दोस्तों ये किसने करवा दिए? कल्ला रायमल ने अपने जो मरसिए लिखवा दिए पृथ्वीराज राठौड़ से। अब आगे की बात कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट दोहा है, उस दोहे की हम उस दोहे की हम बात कर लेते हैं कि कटिया पहल्या कोड सु कटिया पहल्या कोड सु गाथा सुनी निज आए। जिणविद कवि जतावियो। जिणविद कवि जतावियो। जिणविद कवि जतावियो। उणविद कटिया जाए। जिणविद कवि जतावियो उणविद कटिया जाए, ये दोहा है, इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो मोटा राजा उदय सिंह है, उस मोटा राजा उदय सिंह क्या हो भैया? वो वही मोटा राजा उदय सिंह की
की मृत्यु हुई है। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? लाहौर के अंदर। 1595 के अंदर मोटा राजा उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर। तो 1595 के अंदर मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई लाहौर के अंदर। अब समझना, मोटा राजा उदय सिंह के क्या है, दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे मोटा राजा उदय सिंह के? तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा समझने वाली बात है। स्क्रीन शॉट ले लो उसका, आगे बढ़ते हैं। तो ये है एम से मोटा, आर से राजा उदय सिंह। इस मोटा राजा उदय सिंह की कितनी संतान थी? दो संतान। एक का नाम था सुरसिंह और एक का नाम था किशन सिंह। दोस्तों ये किशन सिंह वही है जिसने 1609 ईस्वी के अंदर किशनगढ़ कस्बे को बसाया था। अजमेर के अंदर जो किशनगढ़ है, उस किशनगढ़ की स्थापना इसी किशन सिंह ने की थी 1609 के अंदर। और किशनगढ़ के अंदर राठौड़ वंश की नींव डाली थी। तो लिख लो इस चीज को, 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बसाया। और वहां पे जो राठौड़ है, ये राठौड़ वंश की क्या थी? स्थापना करी। और मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में राजा कौन बनता है? तो राजा बनता है सुरसिंह। कब से कब तक बनता है? 1595 से 1615 तक, 1619 तक, 1619 तक। कब से कब तक बनता है? ये 1595 से 1619 तक क्या बनता है? राजा बनता है। अब दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह की जो मृत्यु हो रही है वो लाहौर के अंदर होती है। मोटा राजा उदय सिंह की क्या हो रही है? मृत्यु कहाँ होती है? लाहौर के अंदर होती है। तो जो सुरसिंह है, इस सुरसिंह का टीका है, वो टीका भी कहाँ होता है? लाहौर के अंदर ही होता है। ठीक है, टीके की रस्म होती है इसकी। तो इसकी जो टीके की रस्म है, टीके की रस्म कहाँ होती है? लाहौर के अंदर। टीके की रस्म कहाँ होती है? लाहौर के अंदर। इस सुरसिंह ने दो जो मुगल शासक है, दो मुगल शासकों का काल देखा था। किसके साथ देखा था? पहला तो अकबर और दूसरा जहांगीर। अकबर ने ये जो सुरसिंह है, इसको किसकी उपाधि दी थी? इसको सवाई की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सवाई की उपाधि दी थी। और इसको 2000 का मनसबदारी प्रदान की थी। अकबर ने इसको क्या की थी? अकबर ने इसको तो सवाई की उपाधि दी। और इसको कितने की मनसबदारी दी? तो 2000 की क्या दी थी? मनसबदारी। जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर को पता चला कि भाई मनसब इस सूर्य सिंह बहुत स्पेशल है, तो इसने इसकी मनसबदारी में वृद्धि कर दी थी। 5000 की जात कर दी थी और 3000 क्या कर दी थी? 3000 कर दी थी सवार। जहांगीर ने इसकी मनसबदारी में क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी। ठीक है दोस्तों, उतार लो, बताया तुमने। 5000, 3000 की मनसबदारी। ये क्या हो गया इसका? इसने मुगलों के दो मुगल शासक का काल देख लिया। अब इसने क्या किया? इसका जो निर्माण कार्य था सुरसिंह का, इसने जोधपुर के अंदर एक तो इसने सुरसागर तालाब का निर्माण करवाया था। सुरसागर तालाब, सुरसागर तालाब का निर्माण कहाँ करवाया इसने? जोधपुर के अंदर।
ठीक है दोस्तों। एक मेहरानगढ़ दुर्ग था, उस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर इसने तलहटी महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? तलहटी महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसको भी लिख दे इस वाली बात को भी। कौन से दुर्ग के अंदर? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में इसने एक तो बनवाया था तलहटी महल, तलहटी महल और मोती महल। और क्या बनवाया था इसने? तलहटी महल और मोती महल बनवाया था दोस्तों। इसका एक दरबारी और था, सुरसिंह का दरबारी। दरबारी विद्वान था इसका। इसका नाम था माधो सिंह ददवाड़िया। इसका क्या नाम था? माधो सिंह ददवाड़िया। और इस माधो सिंह ददवाड़िया ने एक ग्रंथ लिखी थी, इसका नाम था भाषा स्कंदम। भाषा स्कंदम लिख लो। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भाषा स्कंदम। भाषा स्कंदम, दशम स्कंद। पुस्तक का नाम था दशम स्कंद। लिख लो, पुस्तक का नाम था भाषा दशम स्कंद। तो कौन सी पुस्तक लिख दी इसने? एक तो भाषा दशम स्कंद, एक तो लिख दिया। एक पुस्तक और लिखी जिसका नाम था राम रासो। एक पुस्तक और लिखा, नाम था राम रासो। ये क्या करती थी? सिर्फ दो पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो सुरसिंह के टाइम की जितनी भी इंपोर्टेंट घटना थी उसने बता दी। और सुरसिंह की 1619 के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है इसके अंदर? इसकी मृत्यु थी बुरहानपुर। बुरहानपुर पे क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। उतार लो, ये अपना सोर्सिंग कंप्लीट हो गया, इसको उतार लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में जो अगला राजा बनेगा वो बनेगा गज सिंह। स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आराम से उतारते रहना, आगे की हम चर्चा करते हैं। अगला डाल लो गज सिंह। 1619 से 38 ईस्वी। अब बुरहानपुर के अंदर मृत्यु हो रही है सुर सिंह की, तो जो गज सिंह है उस गज सिंह का जो टीका होएगा, टीके की रस्म होगी, वो टीके की रस्म कहाँ होगी? बुरहानपुर में। लिख लो, इसकी टीके की रस्म कहाँ होती? बुरहानपुर। गज सिंह जो है, इसने भी दो मुगल जो शासक है उनका काल देखा था। कौन कौन से हैं लिख लेंगे हम। पहला तो है जहांगीर, और दूसरा है शाहजहां, जिसे क्या बोलते हैं? खुर्रम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गज सिंह से संबंधित, वो ये है कि जो जहांगीर है, उस जहांगीर ने गज सिंह को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था दल थम्बन।
जिसका क्या नाम था, दलथम्बन उसका नाम था। तो ये उपाधि से कुछ पूछ भी जाता है, जहांगीर ने तो कौन सी उपाधि प्रदान की थी, उपाधि प्रदान की उसको दलथम्बन, दलथम्बन। और दलथम्बन की उपाधि क्यों प्रदान की थी, क्योंकि दल का मतलब होता है समूह, थम्बन मतलब रोकने वाला, कि भाई जितना भी दुश्मन जो होते थे उनका जो समूह होता था उस समूह को ये अकेला रोक लेता था, लेकिन सेना लेके जाता था तो सेनाएं रोक लेती थी, इस कारण से उसको किसको उपाधि दी थी, दल थम्बन की उपाधि दी थी। इसको गज सिंह को, लिख लो यहाँ पे गज सिंह, गज सिंह। कहते हैं जब 1622 में शहजादा खुर्रम या शाहजहां विद्रोह कर देता है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए भी किसको नियुक्त किया जाता है, गज सिंह को ही भेजता है जहांगीर। 1622 ईस्वी के अंदर जो क्या कहते हैं शहजादा खुर्रम होता है, शाहजहां होता है, इसके द्वारा क्या कहते हैं विद्रोह कर दिया जाता है। और जब ये विद्रोह कर दिया जाता है, तो इसको रोकने के लिए, इसको दबाने के लिए किसको भेजा जाता है, गज सिंह को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, गज सिंह को। बस में खुर्रम की विद्रोह, खुर्रम के विद्रोह को दबाने हैं, गज सिंह को नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब 1622 के अंदर जो शहजादा होता है खुर्रम, खुर्रम जो विद्रोह कर देता है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाता है, गज सिंह भेजा जाता है। ठीक है। अब जो जहांगीर है वो क्या करता है, गज सिंह को बीजापुर, दक्षिण भारत की जो बीजापुर है, बीजापुर व कांधार अभियान के लिए नियुक्त करता है। कौन कौन सा अभियान भेजता है, बीजापुर और कांधार अभियान पर भेजता है। कौन भेजता है, जहांगीर। समझना एक बात, कि गज सिंह ही एकमात्र ऐसा शासक है जिसको सबसे पहले जो दाग और हुलिया प्रथा थी उससे मुक्त कर दिया गया था। कैसे कर दिया गया था, आपको पता होगा, जब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रथा चलाई थी, दाग और हुलिया प्रथा। दाग प्रथा क्या थी कि घोड़े होते थे उन पर दाग, उन पर निशान लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक ठप्पा लगाया जाता था और हुलिया सैनिकों को हुलिया बनाया जाता था। हालांकि तो वो प्रथा थी दाग हुलिया प्रथा। अकबर के टाइम पर घोड़ों पे दो ठप्पे लगने लग गए थे, एक तो किसका, दिल्ली सल्तनत का, अकबर का, और एक शासक का। ठीक है। लेकिन गज सिंह जो था उसको क्या कर दिया गया था, जो दाग प्रथा थी, गज सिंह के घोड़ों को दाग प्रथा से मुक्त कर दिया गया था। नोट करके आने का, घोड़ों को दाग प्रथा से दाग मुक्त। गज सिंह ने जो घोड़े हैं उनको किससे मुक्त कर दिया, दाग प्रथा से मुक्त कर दिया। अब हम इसके दरबारी विद्वान की चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो हेम कवि है, कौन है, तो हेम कवि, जो दरबारी विद्वान, किसका दरबारी विद्वान, तो गज सिंह का दरबारी विद्वान था हेम कवि, हम जानते हैं। और हेम कवि ने कौन सी ग्रंथ लिखी थी, हेम कवि ने लिखी थी गुणभाष्य। लिख लो इसके दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान कौन था, हेम कवि। और इस हेम कवि ने जिस पुस्तक की रचना की थी, उस पुस्तक का नाम था गुणभाष्य। उस पुस्तक का नाम था गुणभाष्य। ये तो गई हेम कवि की रचना। एक और दरबारी विद्वान है इसका, जिसका नाम है केशव दास, और जिसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, लिख लो, केशव दास। इस केशव दास ने जिन पुस्तकों की रचना की उसका नाम है, तो राजगुण रूपम,
और एक है अमर सिंह राठौड़ राजदुहा। कौन सी है? अमर सिंह राठौड़ राजदुहा। ये दो ग्रंथ लिखता है कौन? केशव दास ये दो ग्रंथ लिखता है। उतार लो दोस्तों इसको भी, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गज सिंह है, इस गज सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था जसवंत सिंह प्रथम। इस जसवंत सिंह को ऐसे छोटा पुत्र था, छोटा वाला। इसको लिखना तो मुझे चाहिए था, पर क्या है बताऊंगा आपको। क्यों लिखा है छोटा पुत्र? और एक था अमर सिंह। बड़ा पुत्र। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जैसे नीति के अनुसार तो जो अगला राजा बनेगा कौन बनेगा? अमर सिंह राठौड़ बनेगा, क्योंकि बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौड़ है। गज सिंह के बाद में गद्दी किसको देनी चाहिए? अमर सिंह राठौड़ को। परंतु ऐसा होता नहीं। गद्दी गज सिंह देकर ही किसको जाता है? जसवंत सिंह को। वो क्यों देके जाता है? गज सिंह की एक पासवान होती है जिसका नाम होता है अनारा बेगम। और कहते हैं कि गज सिंह अनारा बेगम के प्रभाव में ज्यादा था, और जसवंत सिंह अनारा बेगम की सेवा किया करता था। जो पासवान थी अनारा बेगम, उसकी जसवंत सिंह सेवा किया करता था। और शायद हो सकता है मांग लिया होगा कि भाई अब मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे करने दो कम से कम। तो अनारा बेगम के अनुरोध पर गज सिंह जो शासक है वो किसको नियुक्त करके आता है? जसवंत सिंह को करके आता है। अब अमर सिंह की तो गद्दी छिन गई। अब अमर सिंह की जब गद्दी चली गई तो अमर सिंह क्या करता है? दिल्ली में चला जाता है। किसके पास में? शाहजहां के पास में चला जाता है। शाहजहां की शरण में चला जाता है। और शाहजहां क्या करता है? इसको नागौर की जागीर देता है। कहाँ की जागीर देता है? नागौर की। और इसकी बात यहीं तक है। फिर हम बात करेंगे जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह क्या करता है? राजा बन जाता है 1638 के अंदर ये राजा बनता है। तो 1678 तक, 1678 तक क्या बनता है? ये राजा बनकर रहता है। तो इसका जो संरक्षक है, वो संरक्षक बनता है इसका राज सिंह कुपावत। इसका जो संरक्षक बनता है वो बनता है राज सिंह कुपावत। और क्या कहते हैं, इसका जो टीका है राज्यभिषेक वो कहाँ होता है? आगरा में। कहाँ होता है? आगरा में। शाहजहां ने इसको एक उपाधि भी दी थी, इसका नाम था महाराजा। शाहजहां ने इसको किसकी उपाधि दी थी? महाराजा की उपाधि। लिख लो। गद्दी से हट किसका करता है? जो अमर सिंह राठौर को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। अमर सिंह राठौर चला गया किसके पास में? शाहजहां के पास में। तो शाहजहां ने इसको कहाँ की जागीर दी? नागौर। नागौर दिया। अमर सिंह राठौर। जसवंत सिंह। 1638 से 78 ईस्वी तक क्या बनता है? राजा। ये दोस्तों सबसे पहला काम। राज्यभिषेक कहाँ होता है इसका? आगरा में। दूसरा, इसका जो संरक्षक है वो संरक्षक कौन बनता है? राज सिंह राठौर।
और क्या कहते हैं, शाहजहां ने इसको किसकी उपाधि दी थी? शाहजहां के द्वारा एक उपाधि दी गई थी इसको, उपाधि, जिसका नाम था महाराजा। इसका क्या नाम था? इसका नाम था महाराजा। क्या नाम था इसका? महाराजा। महाराजा क्या दी थी? उपाधि दी। एक बार ये चीज और नोट डाउन कर लो। पासवान रानी कौन थी? पासवान थी, इसका नाम था अनारा बेगम। अनारा बेगम ने अनुभव किससे किया? गज सिंह से किया। या फिर अनारा बेगम का प्रभाव किस पे ज्यादा था? गज सिंह के ऊपर ज्यादा था। अनारा बेगम के प्रभाव में आकर किसको राजा बनाया गया? जसवंत सिंह को राजा बनाया गया। जसवंत सिंह ने दो मुगलों का काल देखा था। कौन कौन से थे वो दो मुगल? एक का नाम तो है शाहजहां, और दूसरा है औरंगजेब। दूसरा कौन है? औरंगजेब। एक तो है शाहजहां, दूसरा कौन है? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों। 1640 ईस्वी के अंदर इसका क्या करते हैं, दोबारा से एक बार राज्यभिषेक का उत्सव करवाया जाता है। राज्यभिषेक तो कहाँ हो गया? आगरा के अंदर हो गया। परंतु जो जसवंत सिंह है उसका 1640 के अंदर जोधपुर में राज्यभिषेक उत्सव करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्या करवाया जाता है? उत्सव करवाया जाता है। लिख लो इस चीज को। शाहजहां ने 1640 में जोधपुर के अंदर शाहजहां नहीं है, 1640 में जोधपुर के अंदर क्या करवाया गया था? इसका राज्यभिषेक उत्सव। भाई राज्यभिषेक तो आगरा के अंदर हो गया 38 के अंदर ही, 1638 में ही। और इसका जो उत्सव है वो कहाँ करवाया गया? जोधपुर में करवाया गया। ये जो शाहजहां है, इस शाहजहां ने इसको प्रथम श्रेणी का मनसबदारी प्रदान कर दी थी। और वो कितनी कितनी करेगी थी? लिख लो इसको। यहाँ लिख लो। शाहजहां ने इसको 7,000 की क्या दे रखी थी? मनसबदारी। दो ही राजपूत राजा ऐसे हैं जिनको 7,000 की मनसबदारी दी गई है। एक तो है आमिर का मान सिंह और दूसरा जसवंत सिंह। ठीक है, पहली बात। दूसरी और बात लिख लो एक। जो जसवंत सिंह है उसको शाहजहां ने 1645 के अंदर आगरा का किलेदार नियुक्त किया था। किसका किलेदार नियुक्त किया? आगरे का किलेदार। प्रबंधक लिखो, प्रबंधक ज्यादा बढ़िया वर्ड है। कौन सा वर्ड है बढ़िया है? प्रबंधक। किलेदार नहीं, प्रबंधक लिखो। आगरा का क्या है? प्रबंधक नियुक्त किया कि भाई प्रबंधक तू बनेगा, तू संभाल आगरा के किले को, प्रबंध पूरा तू ही देखेगा। तो प्रबंधक नियुक्त किसको किया? 1647 में आगरा का प्रबंधक नियुक्त किया गज सिंह को। 1648 के अंदर शाहजहां ने गज सिंह को, सॉरी जसवंत सिंह को कांधार अभियान पर भेजा था। कौन से अभियान पर भेजा? कांधार अभियान। सब यार मतलब है, प्रथम श्रेणी का होता है। फिर दोस्तों उतार लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो शाहजहां और जसवंत सिंह की जो भी केमिस्ट्री थी हमने पढ़ ली। अब जसवंत सिंह और औरंगजेब की पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। शाहजहां से तो जसवंत सिंह के अच्छे संबंध थे, परंतु औरंगजेब से इसके संबंध बिगड़ जाएंगे। वो क्यों बिगड़ेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। उतार लो इसको अच्छे से।
चलो आगे बढ़ते हैं। आप समझ लो। अब क्या होता है, कहानी सुनना कि जो शाहजहाँ है, उस शाहजहाँ की क्या होती है, तबीयत खराब हो जाती है। मतलब अंतिम समय निकट आ जाता है, तो शाहजहाँ की तबीयत खराब हो जाती है। तो क्या होता है, पहले के टाइम पे मुगल जो बादशाह होता था उसके झरों के दर्शन करवाए जाते थे। तो क्या होता है, शाहजहाँ के झरों का दर्शन बंद करवा दिया जाता है। अब शाहजहाँ के चार पुत्र होते हैं, एक दारा शिकोह, पूजा, मुराद और औरंगजेब। क्या था, दारा शिकोह जो था वो शाहजहाँ के साथ आगरा में रहा करता था। जो सूजा है उसको बंगाल की सूबेदारी दे रखी थी, मुराद को गुजरात की, और औरंगजेब को दक्षिण भारत की सूबेदारी दे रखी थी। तीनों भाइयों को जब पता चलता है कि शाहजहाँ का स्वास्थ्य खराब हो गया है और उनके घरों के दर्शन बंद करवा दिए गए हैं, तो इनमें से औरंगजेब दिमाग लगा लेते हैं कि शाहजहाँ की तबीयत खराब है और घरों के दर्शन बंद है, उसके पास में दारा शिकोह आगरा के अंदर, तो उसको तख्ता पलट करने में टाइम नहीं लगेगा। तो इससे पहले वो तख्ता पलट करे, मैं आक्रमण कर देता हूँ दारा शिकोह के ऊपर और अधिकार कर लेता हूँ गद्दी पर, जो आगरा किले में है, आगरा किले में कर लेता हूँ। तो यही थिंकिंग के कारण क्या होता है, शाहजहाँ और जो सॉरी औरंगजेब और दारा शिकोह उसके मध्य उत्तराधिकार युद्ध होते हैं। पहला तो होता है धर्मत का युद्ध, वो लगभग लगभग थोड़ा निर्णायक होता है। लेकिन जो अंतिम युद्ध होता है वो होता है देराई देवराई युद्ध, दोराई या देवराई का युद्ध। वो निर्णायक युद्ध होता है, जिसके अंदर औरंगजेब परमानेंट तरीके से क्या होता है, मुगल बादशाह बन जाता है। तो क्या होता है कि जो दारा शिकोह के साथ में जब धर्मत का युद्ध करने के लिए औरंगजेब आता है, तो जो दारा शिकोह है वो औरंगजेब से लड़ने के लिए जसवंत सिंह को भेजता है कि जसवंत सिंह तू जा और जा करके युद्ध करके औरंगजेब को रोक। तो क्या होता है, एक जगह पड़ती है मालवा के अंदर, धर्मत, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे एक युद्ध होता है जिसका नाम है धर्मत का युद्ध। उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान एक युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। कब होता है ये, 15 अप्रैल 1658 के अंदर। और जो शाही सेना लेकर के कौन आता है, जसवंत सिंह। शाही सेना लेकर कौन कौन आया है, कौन आया, जसवंत सिंह आता है। जसवंत सिंह खुद तो आता है, खुद के साथ साथ इसे तो रतलाम का सामंत और आता है, इसका नाम होता है रतन सिंह राठौर। एक होता है कोटा का सामंत, जिसका नाम होता है मुकुंद सिंह। एक होता है शाहपुरा, और शाहपुरा का होता है सुजान सिंह। और एक मुस्लिम सेनापति है, उसका नाम है कासिम खान। इसका नाम होता है कासिम खान। और इन ये जो संयुक्त सेना है, इस संयुक्त सेना का सामना कौन कर रहा है, औरंगजेब का साथ कौन दे रहा है, मुराद। इसका एक भाई मुराद साथ दे रहा है। औरंगजेब ने दे दी हुई कोई गुट्टी और क्या कर दिया, मुराद को भी साथ ले गया। औरंगजेब जब ये देखता है कि जसवंत सिंह तो इतनी बड़ी सेना लेकर के आ गया है और मेरे पास तो उसके मुकाबले आधी सेना भी नहीं है, मैं क्या जीतूंगा ये युद्ध। तो औरंगजेब को लगता है कि छल, बल से नहीं छल से काम लेना पड़ेगा। और औरंगजेब क्या करता है, भाई इन तीनों के पास तो जाता नहीं है, कासिम के पास जाता है। कासिम को बोलता है, कासिम के भाई तू मुसलमान, मैं मुसलमान, और तू इसका साथ क्यों दे रहा है युद्ध के अंदर। कासिम को लगता है बात तो सही है, भाई मैं मुसलमान होकर के मुसलमान के साथ क्यों लड़ रहा हूँ। तो कासिम के अंदर इतना दिमाग नहीं था कि ये तो प्रतिनिधि
नेतृत्व भी कर रहा है मुगल सेना का। धर्मत का जो युद्ध हो रहा है वो शाही सेना किसकी है? मुगलों की है। इसके अंदर इतना दिमाग था नहीं। तो ये क्या करता है, विश्वासघात करता है इसके साथ में, जसवंत सिंह के साथ में। और अंतिम समय में किसके पास जाके मिल जाता है? औरंगजेब के पास। अब एक बात आप बताइए कि जो अपना व्यक्ति सामने वाले पक्ष के पास जाएगा तो वो खुद जाएगा, खुद की सेना को तो लेकर जाएगा ही जाएगा, पर जो अपने राज हैं, योजनाएं हैं कि अपन किस तरह से युद्ध करेंगे, कल क्या रणनीति रहेगी, हमें कौन सी व्यूह रचना करनी है, ये सारी भी जाके बताएगा इसको। कासिम खान ने विद्रोह को विश्वासघात किया और किसके पास चला गया? औरंगजेब के पास चला गया। और कहते हैं युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध, और इस युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है और जसवंत सिंह हार जाता है। हालांकि जसवंत सिंह इस युद्ध को पूरा नहीं लड़ता। युद्ध के अंदर हार को देखते हुए वो बीच में युद्ध को छोड़ करके भाग जाता है। कहाँ आ जाता है? वापस से मारवाड़ आ जाता है, जोधपुर आ जाता है। ये बात जब उसकी एक रानी होती है, जिसका नाम होता है जसवंत दे, हाडी रानी थी वो भी, हाँ, बूंदी की रानी थी, उसे हाडी रानी कहते हैं। उसे ये बात पता चलती है कि भाई मेरा पति जसवंत सिंह युद्ध में, युद्ध को बीच में छोड़ के भाग के आ गया। उसको सुन के बहुत बुरा लगता है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले तो किले के दरवाजे बंद करवाती है। एक काम करो, किले के दरवाजे बंद करो, ये आएगा तो गेट से ही ना। किले के दरवाजे बंद करा देती है और नगर में एक घोषणा करवा देती है कि अब आपके जो महाराज है वो नहीं रहे। भाई नगर वालों को दुख होता है कि भाई महाराज नहीं रहे। लोग सोचते हैं भाई युद्ध में बेइज्जती होता है आप लोगों को, और लड्डू मिठाई मिठाई बंटवा देती है। 2 दिन बीतते हैं। अब रात को क्या होता है, जसवंत सिंह आता है, गेट हो जाता है, किले के खट खट खट। किलेदार जो द्वारपाल होते हैं पूछते हैं भाई कौन है? तो जसवंत सिंह कहता है भाई मैं हूँ जसवंत सिंह, तुम्हारा राजा। द्वारपाल कहता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो आपकी मिठाई भी खा ली, लड्डू भी खा लिया आपकी मृत्यु के। जसवंत सिंह को समझ नहीं आती वाली बात। जसवंत सिंह कहता है कि रानी को बुलाओ, जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह आती है, जसवंत दे आती है, और किले पर ही बात होती है काफी देर तक। और जसवंत सिंह उसे ये समझाने में सफल हो जाता है कि उसे छोड़ कर नहीं आया है, कि उसे भाग करके नहीं आया है, कुछ कारणों की वजह से आया है। तो जो रानी है उसको मन में खटास तो आई जाती है अपने पति के लिए, पर वो किले के दरवाजे खोल देती है। और कहते हैं उस रात को जो जसवंत सिंह को भोजन करवाया जाता है, तो वो भोजन जो राजा महाराजा आमतौर पर सोने चांदी के जो पात्र है उसमें करते थे, तो उनके बदले में उनको जो लकड़ी के पात्र है उनके अंदर भोजन करवाया जाता है। जसवंत सिंह पूछता है कि भाई ये क्या बात है रानी, ये आज लकड़ी के पात्र में भोजन क्यों? तो रानी बड़ा अच्छा जवाब देती है। रानी कहती है कि राजन बात ऐसी है कि अभी मैं सोने के बदल लाऊंगी, चांदी के बदल लाऊंगी, तो बजेंगे आपस में। अब बजेंगे तो टन टन की आवाज भी होगी, और आपको तो इन आवाज से डर लगता है ना कि आप खाना छोड़ देना भाग। तो भाई युद्ध में भी तलवार टकराती है तो आवाज निकलती है, आवाज से तो भाग के आया था। तब जाके जसवंत सिंह को लगता है कि मेरे ऊपर तो क्या हुआ, दाग लग गया, किसका? कायरता का। परंतु जो मेरा पुत्र है, उस पुत्र को मैं बहुत बहादुर बनाऊंगा। ये करता है कौन? जसवंत सिंह को उस टाइम की बात। हालांकि हम उसके पुत्र की बात करेंगे। जसवंत सिंह के पुत्र को औरंगजेब मरवाता है, किस तरीके से मरवाता है उसी जैसा करेंगे आगे। तो ये धर्मत का युद्ध अब समझ में आ गया होगा आपको, किस किस के बीच में हुआ था? जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। हरदन सिंह राठौड़, मुकुंद सिंह सुजान सिंह ने जसवंत सिंह का साथ दिया था। कासिम खान ने विश्वासघात किया था, लिख लो, कासिम खान क्या किया? विश्वासघात। कहाँ पे जाके मिल गया था? औरंगजेब के पास जाकर के मिल गया था। ठीक है दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है? उतार लो इसको, बात कर लो, उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब एक युद्ध होता है, अंतिम युद्ध कौन सा होता है? दोराई का युद्ध, जो 1559 के अंदर होता है, जिसको तो औरंगजेब जीत जाता है। जैसे औरंगजेब जीतता है तो क्या कहते हैं, औरंगजेब के मन में जसवंत सिंह को लेकर के खटास तो है ही कि भाई साले तूने साथ तो धर्मत का दिया था, तूने धर्मत में साथ तो उसका दिया था दाराशिव का। तो क्या करता है वो, इसको घुमाना शुरू कर देता है, इसको जसवंत सिंह को। तो इसको कहाँ कहाँ घुमाता है वो? सबसे पहले तो इसको गुजरात अभियान भेजता है, इसको कौन सा अभियान भेजता है? गुजरात अभियान भेजता है। कुछ टाइम से गुजरात अभियान में रखता है, फिर वहां से उसको दक्षिण भारत में भेज देता है। कुछ टाइम तक जो जसवंत सिंह दक्षिण भारत में रहता है,
फिर वहां से इसको काबुल भेज देता है, काबुल अभियान। और कहते हैं काबुल अभियान, इसका लास्ट अभियान होता है यहाँ पे उसकी मृत्यु जाती है। अब देखो दक्षिण भारत की थोड़ी सी जो गणित है वो समझ लो। दक्षिण भारत में किसका शासन था उस समय? शासन तो क्या था, मराठे उठ रहे थे पहले। तो मराठों का विकास, मराठों का उद्भव हो चुका था। मराठों का उद्भव किसने किया था? शिवाजी ने। तो औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति ऑलरेडी कर रखी थी, इसका नाम था शाइस्ता खान। इसका क्या नाम था? हाँ नहीं, शाइस्ता खान। क्या नाम है इसका? शाइस्ता खान। देखो, शाइस्ता खान। और औरंगजेब ने कहा जैसे उनको कि मैंने आदमी नियुक्त कर रखा है शाइस्ता खान, तू जा और उसका सहयोगी बन जा। जसवंत सिंह इसके सहयोगी के रूप में आता है यहाँ पे दक्षिण भारत में। लेकिन जसवंत सिंह आ तो जाता है शाइस्ता खान के पास में, उसका सहयोगी बनता जाता है। परंतु जसवंत सिंह की जो मराठों के प्रति नीति रहती है वो सहयोग की नीति रहती है। जसवंत सिंह कौन सी नीति का पालन करता है? संयोग की। तो मराठे कहते हैं जसवंत सिंह को कि ये शाइस्ता खा है ना, ये शाइस्ता का बड़ा बेकार है, हमारी जगह छीन ली, कर ले लिए। अरे इसकी क्या, हम महिला होती ना, महिलाएं, उसके बदतमीजी से बात करता है। तो जसवंत सिंह कहता है कि एक काम करना, आक्रमण करने के लिए तुम आना शाइस्ता खा पे, मैं थोड़ी देर के लिए मुंह फेर लूंगा अपना। ठीक है। तो कहता है कि जसवंत शाइस्ता का क्या हाथ कटवा दिए थे शाइस्ता। किसने? जसवंत सिंह ने। चलो दोस्तों, अब ये वाली बात है पता चलती है किसको? औरंगजेब को। तो औरंगजेब क्या करता है, जसवंत सिंह को उठा कर गांव भेज देता है, काबुल भेज देता है। अब काबुल की चर्चा करेंगे, काबुल की चर्चा यहाँ कर लेते हैं। काबुल के अंदर जाने के बाद में सबसे पहले तो क्या था, जो मारवाड़ के अंदर विदेशी अनार होते हैं, उस विदेशी अनार को कहाँ से लेकर के आता है? काबुल से लेकर के आता है कौन? जसवंत सिंह। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विदेशी अनार होते हैं, विदेशी अनार की जो किस्म होती है, उस विदेशी अनार को काबुल से लेकर कहाँ कौन आता है? जसवंत सिंह। अनारों को काबुल से अनार लाता है, अनार के पेड़ लाता है, अनार के बीज लाता है। और उनको जोधपुर में जगह पड़ती है कागा उदान। कागा उदान। कागा उदान क्या करता है? रोपित करवाता है, पौधे लगवा देता है। पौधे नहीं, पौधे, पौधे लगवाए। ठीक है दोस्तों। और कहते हैं कि काबुल अभियान के अंदर ही फिर इसकी क्या हो जाती है? काबुल जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। लिख लो, 1678 ईस्वी के अंदर क्या होता है? जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जमरूद नाम की जगह पड़ती है, 1678 के अंदर एक जगह पड़ती है जमरूद नाम की। जमरूद। 1678 में जमरूद नाम की जगह पर क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ये उतार लो, फिर हम इसके दरबारी विद्वान की चर्चा करेंगे, इसका जो स्थापत्य का असली चर्चा करेंगे। और आज जसवंत सिंह हमारा पूरा हो जाएगा। उतार लो जल्दी। जसवंत सिंह इनके समय के प्रमुख पुस्तकें कह लो, साहित्य कह लो, या कह लो रचनाएं कह लो। रचना, प्रमुख रचना। सबसे पहले इसने क्या किया था, जो गीत महाभारत मतलब गीता थी, गीता
टीका लिखी थी उसने, भगवत गीता उस पर टीका लिखी थी, लिख लो, भगवत गीता पर टीका लिखी। दूसरी रचना थी अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, दूसरी रचना मुझे थी अपरोक्ष सिद्धांत। इसकी और एक रचना में मिलती है जिसका नाम होता है भाषा भूषण। क्या नाम मिलता है इसका? भाषा भूषण। इसके टाइम पे लिखी रचना थी भाषा भूषण। चौथी रचना आनंद विलास। एक है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय, ये इसकी कुछ मुख्य रचनाएं हो गई है। और बात करते हैं पर इसके बारे में, दो एक ग्रंथ और है। एक है सिद्धांत बोध, और साथ ही अनुभव प्रकाश। ये इसकी कुछ रचनाएं हैं इसके समय की। अनुभव प्रकाश। ठीक है दोस्तों, उतारो इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये तो प्रमुख रचना होगा इसके, दल प्रमुख दरबारी विद्वान लिख लो इधर, प्रमुख दरबारी विद्वान। सबसे पहले तो लिखो मूणोत्तनेण, मूणोत्नेण से। तो दोस्तों ये जो मूणोत्नेण से है, जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी था। चोरी का आरोप लगा था इसके ऊपर, और इसने मतलब कि जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी। इस मूणोत्नेण ने दो ग्रंथ लिखे थे बड़े बड़े, तो लिखे थे नैणसी ठाक, नैणसी ठाक, और एक लिखा था मारवाड़ राम परगनारी विगत, मारवाड़ राम परगनारी विगत। इसको मारवाड़ गजेटियर, राजस्थान गजेटियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। एक और इसका दरबारी विद्वान था, नाम था नवीन। इसका नाम क्या था? नवीन। मेरी नाम राशि है ये नवीन। और इस नवीन ने ग्रंथ लिखे थे नह निदान। कौन से ग्रंथ लिखे थे इसने? नह निदान, निधान, नह निदान। नह निधान। एक था जस दलपत मिश्र, दलपत। इस दलपत मिश्र ने जसवंत उद्योग, इस ग्रंथ की रचना की थी। फिर दोस्तों उतार लो इसको। फिर एक और दरबारी ग्रंथ बच रहा है उसका, जो इम्पोर्टेंट है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है नरहरिदास। एक है नरहरिदास। और इस नरहरिदास ने तीन चार ग्रंथ लिखे थे। एक तो लिखा था नर नरसिंह चरित, एक लिखा था अवतार चरित, और एक लिखा था रामचरित।
उतार लो दोस्तों। तो ये इसके दरबारी विद्वान भी हो गए। अंतिम बात कर लेंगे हम स्थापत्य कला की। क्या क्या स्थापत्य कला करवाई गई टाइम की? उतार लो इसको एक बार, जल्दी से उतार। तो जसवंत सिंह ने दो निर्माण कार्य करवाए थे मुख्य वाले, हम उसे कर लेते हैं। जसवंत सिंह प्रथम। एक तो इसने क्या करवाया था, जसवंत नगर बसाया था इसने। कौन सा नगर बसाया था? जसवंत नगर बसाया था। कहाँ बसाया था इसने ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अरे एक इसने कचहरी महल बनवाया था। कचहरी महल, ये कहाँ बनवाया था इसने? आगरा के निकट। आगरा के निकट। जब तक औरंगजेब था उसने इसको आगरा के निकट पटकने नहीं दिया। लेकिन देख लो किस्मत, इसने कचहरी महल कहाँ बनवाया? आगरा के निकट। इसकी दो रानियां थी। क्या थी इसकी? दो रानियां थी। एक का नाम तो आपको पता ही है, इसकी हमने चर्चा कर ली है, जसवंत दे। और एक का नाम है अतिरंग दे। तो इस जसवंत दे ने जोधपुर के अंदर राई का बाग पैलेस, राई का बाग बनवाया था। राई का बाग पैलेस में दोस्तों ओनली राई का बाग। राई का बाग कहाँ कहाँ बनवाया? जोधपुर के अंदर। और जसवंत दे ने एक और चीज बनवाई थी, रातानाडा तालाब। रातानाडा तालाब, ठीक है। कल्याण सागर तालाब भी कहते हैं इसको, कल्याण सागर तालाब। कहाँ बनवाया? ये भी जोधपुर में ही बनवाया। ठीक है दोस्तों। और जो इसकी रानी थी अतिरंग, इसने क्या कहते हैं, एक ही तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम है जानसा का तालाब। इसे ही शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं। इसने कौन सा तालाब बनवाया था? जानसा का तालाब। इसी को क्या कहते हैं? शेखावत जी का तालाब। तो कहाँ बनवाया था ये बनवाया था जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो जसवंत सिंह है उसकी हमने चर्चा कर ली है कल। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं थोड़ी सी चर्चा अमर सिंह राठौड़ का करूंगा, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ छूट गया है अपना। और क्या कहता है, थोड़ी सी चर्चा हम अमर सिंह राठौड़ पर कर लेंगे। और जो फिर इसके बाद में जो अगला राजा बनेगा अजीत सिंह, और दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह का संघर्ष पढ़ लेंगे। अजीत सिंह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।